सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द टैलेंटेड मिस्टर रिपली के बारे में। यह कहानी है टॉम नाम के एक लड़के, जिसे एक अमीर लड़के की जिंदगी इतनी पसंद आ जाती है कि वो षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी जिंदगी जी सके। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक नौजवान लड़के को देखते हैं जिसका नाम है टॉम रिपली। टॉम यहाँ पर पियानो बजा रहा होता है एक फैंसी पार्टी में। तभी थोड़ी देर के बाद हर्बर्ट ग्रीनलीफ नाम का एक आदमी आता है टॉम के पास और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा पियानो बजाते हो। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है टॉम के जैकेट पे। ये जैकेट प्रिंसटन के बच्चे पहनते हैं। हर्बर्ट कहता है कि क्या तुम मेरे बच्चे डिकी को जानते हो, वो भी प्रिंसटन में पढ़ता है। टॉम कहता है कि हाँ। हर्बर्ट कहता है कि डिकी को जैज बहुत ही ज्यादा पसंद है, तुम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हो। टॉम ऐसे ही थोड़ी देर तक बात करते रहता है हर्बर्ट से, फिर चला आता है बाहर आने के बाद वो सबसे पहले जैकेट देता है एक आदमी को। तब हमें समझ में आता है कि ये जैकेट टॉम की नहीं थी। हर्बर्ट को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए उसने जैकेट पहना था, यानी टॉम के मंसूबे ठीक नहीं है। जरूर उसके मन में कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। टॉम कभी प्रिंसटन गया ही नहीं, बल्कि वो छोटी मोटी नौकरियां ऐसे ही करते रहता है। हर्बर्ट ने टॉम को मिलने के लिए बुलाया है। जब ये दोनों मिलते हैं तब हर्बर्ट कहता है कि मेरे पास दुनिया भर का सारा पैसा है, लेकिन मेरा बेटा बिगड़ चुका है। डिकी मुझे छोड़ करके इटली चला गया और वहाँ पर अय्याशी करता है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, वो वापस नहीं आने वाला। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इटली जाओ और मेरे बच्चे को मनाओ कि वो वापस मेरे पास आ जाए। बदले में मैं तुम्हें $1000 दूंगा। ये 1950 का वक्त है। इस समय में $1000 बहुत ही ज्यादा है। टॉम मान जाता है, वापस आता है और पूरे रात वो जैज म्यूजिक सुनते रहता है। म्यूजिक सुनने के बाद वो सुबह सुबह तैयार होकर के आता है बाहर। हर्बर्ट बहुत ही अमीर है। उसने एक शानदार गाड़ी भेजी है टॉम के लिए, उसके साथ साथ फर्स्ट क्लास की टिकट, ताकि टॉम अच्छे तरीके से इटली पहुंचे। जैसे ही टॉम इटली पहुंचता है, उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है मेरेडिथ। वो टॉम का नाम पूछती है। तब टॉम अपना नाम डिकी ग्रीनलीफ बताता है। ग्रीनलीफ का सरनेम बहुत बड़ा है, वो पूरी दुनिया में फेमस है। मेरेडिथ कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो। फिर वो मेरेडिथ के बारे में पूछता है। मेरेडिथ भी एक अमीर परिवार से आती है। वो कहती है कि मैं ज्यादातर अपना सरनेम छुपाती हूँ और न लोग कुछ ज्यादा ही अटेंशन देते हैं मुझे। टॉम को ग्रीनलीफ सरनेम बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा है और ये जिंदगी भी। यहाँ आते ही वो इटालियन सीखने की कोशिश करता है। ये शहर भी उसे बहुत पसंद है। वो हमेशा से ऐसी ही जिंदगी की कल्पना किया करता था। यहाँ आने के बाद वो बीच पे जाकर के टकराता है डिकी से और बातों ही बातों में कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, लेकिन कभी हमारी बात नहीं हुई। डिकी उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो जिंदगी में उसे पहली बार देख रहा है और टॉम उससे झूठ बोल रहा है। यहीं पर हम डिकी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है मार्च। मार्च को जब पता लगता है कि ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, तब वो टॉम को कहती है कि आज का लंच तुम हमारे साथ कर सकते हो। अगर तुम लोग एक साथ बैठोगे तब पुरानी बातों को याद भी कर पाओगे। टॉम मान जाता है। इसी बीच हम डिकी को देखते हैं जो एक इटालियन लड़की को पिक करता है उसके घर से। वो दिन भर उसके ही साथ रहता है और शाम में पहुंचता है अपने घर पे। तब मार्च उसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर वो देखता है कि टॉम भी है। ये सारे लोग एक साथ खाना खाने वाले हैं। बातों ही बातों में ये लोग पूछते हैं टॉम से कि तुम्हारा हिडन टैलेंट क्या है। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। टॉम कहता है कि मैं किसी की भी कॉपी कर सकता हूँ, वो भी हूबहू। इतना कहने के बाद वो डिकी के पिता की कॉपी करता है। इसे देखने के बाद डिकी दंग रह जाता है। कहता है कि मेरे पिता बिल्कुल ऐसे ही हैं। डिकी इतना प्रभावित होता है कि टॉम को कहता है कि अब मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। टॉम भी मान जाता है। अब इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। तब एक दिन टॉम उसे बता देता है कि वो आखिर यहाँ पर क्यों आया है। वो डिकी को कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें मना करके वापस लाने के लिए। तब डिकी हंसता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमेरिका वापस नहीं आने वाला। मुझे ये जगह ज्यादा पसंद है, यहाँ पर ज्यादा सुकून है, मैं यहीं पे रहूंगा। टॉम इन बातों को सुनने के बाद निराश हो जाता है क्योंकि डिकी के पिता ही पैसे भेजते हैं उसके लिए ताकि वो यहाँ पे रह सके। अगर डिकी ने सीधा सीधा मना कर दिया है तब टॉम यहाँ पे नहीं रुक सकता। वो जाने की तैयारी करने लगता है, मगर जाते समय उसके बहुत सारे जैज के रिकॉर्ड्स नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद डिकी एक बार फिर से प्रभावित हो जाता है और टॉम को कहता है कि आज की पार्टी मैं तुम्हें दूंगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सबसे बढ़िया जैज म्यूजिक सुनाता हूँ। ये लोग चले जाते हैं क्लब में। रात भर ये लोग गाते हैं और रात भर नाचते हैं। डिकी को बहुत मजा आता है। अगले दिन वो टॉम से कहता है कि क्यों ना मेरे पिता को बेवकूफ बनाया जाए। मैं उन्हें एक लेटर लिखूंगा जिनसे उन्हें लगेगा कि तुम यहाँ पर बढ़िया काम कर रहे हो और वो ऐसे ही तुम्हारा खर्चा उठाते रहेंगे और तुम मेरे साथ रह पाओ। हम ऐसे ही एक साथ पार्टी करेंगे। वो बार बार अपने पिता को लेटर्स लिखता है और उसके पिता टॉम को पैसे भेजते रहते हैं। ये लोग दिन भर पार्टी करते हैं। जब भी टॉम को समय मिलता है वो डिकी को कॉपी करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो पूरा डिकी बनते जा रहा है। एक दिन टॉम, मार्ज और डिकी जाते हैं समंदर में। जब ये लोग समंदर के बीचों बीच होते हैं तब डिकी टॉम को सिखाने लगता है कि आखिर बोट को कैसे सेल करते हैं। फिर वो बातों ही बातों में कहता है कि हम लोग रोम जाने वाले हैं और वेनिस भी। टॉम कहता है मैंने इन जगहों के बारे में सिर्फ किताबों में सुना है। तब वो दोनों हंसते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें घुमाएंगे, इसकी चिंता मत करो, हमारे साथ रहोगे तब तुम पूरी दुनिया ऐसे ही घूमोगे। वहाँ से आने के बाद मार्ज और टॉम एक साथ घूम रहे होते हैं। मार्ज अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि वो कैसे मिली डिकी से। इसी बीच ये लोग जाकर के खड़े हो जाते हैं एक रेड़ी पे। इस रेड़ी की मालिक एक लड़की है जिसका नाम है सवाना।
डिकी हमेशा ही शबाना से छुप छुप कर मिलते रहता है। जैसे ही मार्ज यहाँ से जाती है डिकी भी आ जाता है। तब शबाना कहती है डिकी को कि उसे उससे बात करनी है। डिकी कहता है वो जल्दी ही बात करने आएगा। वो लोग चले आते हैं वापस आने के बाद टॉम डिकी को कहता है कि वो एक पोस्ट कार्ड लिखे और उस पर साइन भी करे। जब डिकी पोस्ट कार्ड लिखता है तब उसे ये बात समझ में नहीं आती कि टॉम उससे ऐसा क्यों करवा रहा है। दरअसल टॉम उसके हैंडराइटिंग को कॉपी करना चाहता है और उसके सिग्नेचर को भी। रात में टॉम जब बाथटब में होता है तब टॉम भी चला आता है उसके पास और फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। तब हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं टॉम पसंद करता है डिकी को। डिकी इन बातों को मजाक में उड़ा के निकल जाता है यहाँ से। अब ये सारे लोग पहुंच जाते हैं रूम जाते ही डिकी की मुलाकात होती है अपने एक पुराने दोस्त से जिसका नाम है फ्रेडी। ये सब लोग अब एक साथ हैं। जब फ्रेडी को पूरी सच्चाई पता लगती है टॉम की तो वो टॉम का मजाक बनाना शुरू कर देता है कि वो कैसे डिकी और उसके पिता से पैसे लेकर के यहाँ पर अपनी जिंदगी के मजे लूट रहा है। वो बार बार कहता है कि उसे टॉम पसंद नहीं है। टॉम को ये बातें बुरी लगती है। वो मार्ज के सामने भी इन बातों को कहता है। जब ये लोग समंदर में होते हैं तो मार्ज टॉम को कहती है कि मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन जो भी इस बारे में सुनेगा वो ऐसा ही बोलेगा। डिकी दिल का अच्छा है लेकिन वो नए लोगों के प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षित होता है, चाहे वो लड़कियां ही क्यों ना हो। इन बातों को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि मार्ज को पता है डिकी के अफेयर के बारे में, लेकिन वो इन सारी बातों को इग्नोर कर रही है। थोड़ी देर के बाद ये लोग टॉम को कहते हैं कि ये लोग इसकी ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वो भी उनके साथ जाए। अब टॉम सोच में पड़ जाता है। फ्रेडी बार बार कहता है कि उसे पसंद नहीं है कि वो उसके साथ ट्रिप पे आए। फ्रेडी डिकी को कहता है कि रोम वापस चलो, वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इन बातों को मार्ज भी सुन लेती है लेकिन वो बातों को इग्नोर करती हुई चली जाती है बोट के नीचे। थोड़ी देर तक ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं, फिर वापस चले आते हैं किनारे पे। यहाँ सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक मेला सा लगा हुआ है, सब बहुत ही ज्यादा खुश है। थोड़ी देर के बाद लोगों को यहाँ पर शबाना की लाश मिलती है। उसकी लाश को देखने के बाद उसकी माँ टूट जाती है। वो चिल्ला चिल्ला के रो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर पहली बार हम शबाना के मंगेतर को भी देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा रो रहा है। टॉम जब इन चीजों को देखता है वो डिकी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, इस लड़की की मौत कैसे। तब डिकी तोड़फोड़ शुरू कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। रात में टॉम और डिकी जब बैठे होते हैं तब दोबारा टॉम डिकी से पूछता है कि आखिर उस लड़की को क्या हुआ। तब डिकी सारी बातें बताना शुरू करता है कि शबाना प्रेग्नेंट थी और वो बार बार डिकी से कह रही थी कि वो उससे शादी कर ले। डिकी ने कहा कि वो उसे शादी नहीं कर पाएगा। शबाना परेशान होने लगी। फिर अंत में उसने अपनी जान ले ली। डिकी को पता नहीं था कि शबाना ऐसा कुछ करेगी। इन बातों को सुनने के बाद टॉम डिकी को कहता है तुम चिंता मत करो, ये राज तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा, कभी भी राज ये बाहर नहीं जाने वाला। डिकी उसका शुक्रिया अदा करता है। थोड़े समय के बाद टॉम को डिकी के पिता का खत मिलता है। वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत समय हो चुका है वहाँ पे, अब मेरी उम्मीदें खत्म हो रही है, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा खर्चा और नहीं उठा पाऊंगा। इन बातों को सुनने के बाद टॉम निराश हो जाता है और मदद मांगता है डिकी से कि इन्हें कोई नई योजना बनानी पड़ेगी। डिकी कहता है कि हमने यहाँ पर अच्छा समय साथ बिताया, तुम्हारा और यहाँ पर रहने का कोई तुक नहीं बनता, ये हमारी आखिरी ट्रिप हो, इस ट्रिप के बाद तुम वापस चले जाना। इन बातों को सुनने के बाद टॉम दुखी हो जाता है। जब ये लोग ट्रेन में होते हैं तो पूरे रास्ते टॉम डिकी को देख रहा होता है। जिस तरीके से वो डिकी को देखता है हमें समझ में आता है कि वो ऑब्सेस्ड हो चुका है डिकी से, वो उससे दूर नहीं जाना चाहता। ये लोग रात में जाते हैं एक होटल में, तब बात करने लगते हैं जैज के बारे में। इन बातों को सुनने के बाद डिकी को एहसास होता है कि टॉम को कभी जैज पसंद था ही नहीं। फिर वो प्रिंसटन के बारे में बात करता है। तब उसे एहसास होता है कि टॉम उसे अब तक धोखा दे रहा था, ना ही वो प्रिंसटन गया था, ना ही उसे जैज म्यूजिक पसंद है। डिकी टॉम को कहता है कि हम कल ही वापस जा रहे हैं, उससे पहले हम एक बोट पे जाएंगे। अगले दिन ये लोग चले जाते हैं बोट पे। टॉम कहता है मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मैं थोड़े पैसे कमाऊंगा और वापस चला आऊंगा इटली 1 साल के अंदर, तब हम दोबारा एक साथ रह सकते हैं। डिकी कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं जल्दी ही मार्ज से शादी करने वाला हूँ, उसके बाद मैं मार्ज के साथ ही रहूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे आकर के भी मिलो। फिर इनके बीच आर्गुमेंट होने लगता है। डिकी गुस्सा होकर के थप्पड़ मारता है टॉम को। तब टॉम भी गुस्सा हो जाता है। वो पैडल उठाता है और उसे दे मारता है डिकी के माथे पर। डिकी का पूरा सर फट जाता है। फिर भी टॉम नहीं रुकता, वो बार बार पैडल से उसे मारते रहता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। फिर डिकी के साथ साथ उसकी बोट भी डूब जाती है और टॉम आकर के बैठ जाता है किनारे। जैसे ही वो होटल में वापस आता है रिसेप्शन पर बैठे आदमी को लगता है कि वो डिकी है, क्योंकि पुराने फोटोज में ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। यहाँ से टॉम को आइडिया आने लगता है कि वो डिकी बन सकता है। घर आते ही वो एक लेटर लिखता है मार्ज को, जिसमें वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। वो कहता है मैं रोम वापस जा रहा हूँ, अब से हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे ही ये लेटर पहुंचता है मार्ज के पास, वो भरोसा भी कर लेती है कि डिकी ने उसे छोड़ दिया और शायद ये मार्ज की ही गलती है। मार्ज आकर के बात करती है टॉम से और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ रोम चलूंगी। थोड़े समय के बाद ये लोग चले आते हैं रोम। तब टॉम 2 अलग अलग होटल्स में कमरा लेता है। एक जगह पर वो टॉम के नाम से कमरा लेता है और एक जगह पर डिकी के नाम से। डिकी के पासपोर्ट पर उसने अपनी तस्वीर लगा दी है। वैसा इसलिए करता है ताकि सबको लगे कि डिकी अभी भी जिंदा है और लोग उसकी लाश को ढूंढना शुरू ना करें। वैसे ही षड्यंत्र रचते रहता है। सबको लगता है कि डिकी अभी भी जिंदा है, वो किसी से मिल नहीं रहा। इसी बीच जब वो बाहर होता है
तब उसकी मुलाकात दोबारा होती है मेरेडिथ से। ये लोग घंटों बातें करते रहते हैं। मेरेडिथ को लगता है कि टॉम ही डिकी है। वो उसे कहती है कि क्या तुम सिंगल हो? टॉम कहता है कि हाँ, और वो जल्दी ही एक ट्रिप पे जाने वाला है ये भी बताता है, इसकी के लिए। ये लोग यहाँ से जाते हैं एक बैंक में। टॉम ने पूरी पर्सनालिटी ले ली है डिकी की। वो बैंक में जाकर के उसके नाम पे पैसे भी निकालता है और वो अमीरों की जिंदगी बिता रहा है। धीरे धीरे मेरेडिथ करीब आने लगती है टॉम के। थोड़े समय के बाद वो उसे लेकर के जाती है एक ओपरा शो में। जैसे ही टॉम अंदर जाता है उसकी मुलाकात होती है मार्ज से। मार्ज के साथ एक लड़का भी है जिसका नाम है पीटर। पीटर डिकी का पुराना दोस्त है। मार्ज यहाँ पर टॉम को टॉम कह के बुलाती है। बहुत दिनों के बाद टॉम ने इस नाम को सुना है। उसे डर है कि कोई और ना सुन ले कि उसका नाम टॉम है, ना कि डिकी। वो मार्ज से बात करता है तो मार्ज कहती है कि डिकी कहाँ पे है। टॉम कहता है मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, हम कल सुबह एक कैफे में मिल करके बात कर सकते हैं। यहीं पर पीटर की नजर पड़ती है मेरेडिथ पे। वो उसके पास जाने वाला होता है बात करने के लिए, मगर टॉम उसे रोक लेता है। वो जल्दी जल्दी मेरेडिथ को लेकर के भागता है वहाँ से बाहर, ताकि उसकी मुलाकात मार्ज या पीटर से ना हो जाए। अब टॉम ने एक नया षड्यंत्र रच करके रखा है। वो मेरेडिथ को भी उसी कैफे में बुलाता है अगली सुबह, जहाँ पर उसने मार्ज को बुलाया है। सुबह सुबह आकर के इंतजार करने लगता है इन दोनों के आने का। पहले आकर के यहाँ पर मेरेडिथ बैठती है, फिर मार्ज आती है पीटर के साथ। जब ये दोनों बैठे होते हैं तो पीटर मेरेडिथ को पहचान लेता है और ये लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। तो मेरेडिथ बताती है कि वो डिकी का इंतजार कर रही है। मार्ज कहती है कि मैं भी डिकी का इंतजार कर रही हूँ। मार्ज को लगने लगता है कि डिकी मेरेडिथ को डेट कर रहा है। जैसे ही मेरेडिथ यहाँ से जाती है, टॉम यहाँ पर आ जाता है और बातें करना शुरू कर देता है इन लोगों से। वैसे एक्टिंग करता है कि टॉम ही डिकी है। उसने सबको कंफ्यूज करके रखा है। वहाँ से वापस आने के बाद वो एक दूसरा घर लेता है अपने लिए। अब क्रिसमस का समय आ चुका है। वो महंगे महंगे तोहफे खरीद करके रखता है अपने घर में। तभी एक दिन उसे फ्रेडी मिलने आता है। वो तब से डिकी को ढूंढ रहा है लेकिन डिकी नहीं मिल रहा। फ्रेडी जैसे ही यहाँ पर टॉम को देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। टॉम बिल्कुल बदल चुका है। वो बहुत ही अमीर लग रहा है देखने में, और जिस तरीके से टॉम हरकतें कर रहा है उसे देख करके लगता है कि वो डिकी है। फ्रेडी को उस पर शक होना शुरू हो जाता है। वो जैसे ही नीचे आता है तब यहाँ की लैंड लेडी टॉम को डिकी कह के बुलाती है। तब उसका शक यकीन में बदल जाता है। टॉम भी देख लेता है इस चीज को। वो जानता है फ्रेडी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वो तुरंत जाकर के फ्रेडी के सर पे मारता है। फ्रेडी गिर जाता है जमीन पे। तब वो उसे उठाता है और लेकर के चला जाता है जंगल में उसकी लाश को गायब करने के लिए। लेकिन फ्रेडी के मौत से अब सारी चीजें बदल जाती हैं। तुरंत ही पुलिस वाले चले आते हैं टॉम के घर पे और वो फ्रेडी के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये बात पता लगती है मार्ज को, उसे भी शक होने लगता है। वो आकर के मिलती है टॉम से, कहती है कि आखिर क्या चल रहा है, आखिर डिकी कहाँ पे है। तब टॉम उसे बैठाता है अपनी गाड़ी पे और ला करके छोड़ देता है घर के पास, जहाँ पर चारों तरफ पुलिस वाले हैं। कहता है मैं इतना ही जानता हूँ कि वो तुम्हें ऊपर मिल सकता है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। वापस आते समय उसे मीडिया वाले मिल जाते हैं। सब उसे ग्रीनलीफ कह के बुलाते हैं। टॉम भागते हुए आता है ऊपर। तब दोबारा उसकी मुलाकात होती है पुलिस वालों से। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें डिकी की बोट मिल गई है, लेकिन टॉम ऐसे ही बातों को घुमा देता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मार्ज को। वो दरवाजे पर खड़ी है और उसे ऐसा लग रहा है कि डिकी अंदर ही है। वो बाहर बहुत देर तक अपने प्यार का इजहार करती रहती है। अंत में कहती है कि मैं भी तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, आज से मेरा तुम्हारा सारा रिश्ता खत्म। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब टॉम एक लेटर लिखता है डिकी के नाम से कि उसने बहुत गलत किया है और अब वो अपने आप को मार रहा है। ये लेटर लिखने के बाद वो वापस चला आता है वेनिस, सबसे दूर। वो चाहता है कि जब तक ये माजरा शांत नहीं हो जाता तब तक वो कहीं भी नहीं जाएगा। वापस आने के बाद उसकी मुलाकात होती है पीटर से। वो पीटर के साथ रहना शुरू कर देता है। इन दोनों में अब अच्छी दोस्ती होती जा रही है। थोड़े समय के बाद ये लोग जाते हैं यहाँ के पुलिस स्टेशन, टॉम का नाम क्लियर करवाने के लिए। यहाँ आने के बाद पुलिस वाले बताते हैं कि रोम से एक ऑफिसर यहाँ पर आया है और वो बात करना चाहता है टॉम से। टॉम को वो लोग लेकर के जाते हैं इंट्रोगेशन रूम में और सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। फिर वो टॉम को कहते हैं कि डिकी तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त था, हमें उसकी लाश मिली है और एक लेटर भी। इतना कहने के बाद वो लेटर देते हैं टॉम को। टॉम को पता है कि लेटर में क्या है, क्योंकि उसी ने लेटर लिखा था। फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे डिकी की मौत से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। उसने लेटर में लिखा था कि उसने ही मारा है फ्रेडी को और अपने दोस्त को मारने के बाद वो उस दुख से उभर नहीं पा रहा, इसीलिए वो अपनी जान ले रहा है। अब टॉम का नाम लगभग क्लियर हो चुका है। जब वो वापस आता है तब बात करता है पीटर से। पीटर कहता है कि मैं डिकी को बचपन से जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो आत्महत्या कर सकता है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई तो राज है। इन बातों को सुनने के बाद टॉम थोड़ी देर के लिए परेशान होता है, लेकिन वो जानता है कि पीटर उसके लिए खतरा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। टॉम को हमेशा से लड़के ही पसंद थे और पीटर को भी लड़के पसंद है। ये दोनों रिलेशन में है। थोड़े समय के बाद यहाँ पर मार्ज आती है और वो मिलती है पीटर और टॉम से। वो टॉम को बताती है कि यहाँ पर डिकी के पिता आने वाले हैं और वो अपने साथ एक प्राइवेट डिटेक्टिव को लेकर के आ रहे हैं अमेरिका से, जो डिकी की मौत की छानबीन करेगा। मार्ज टॉम के साथ आती है उसके घर पे। उसके नए अपार्टमेंट को देखने के बाद वो भी तंग रह जाती है। ये जगह बहुत ही महंगी है। मार्ज को लगता है कि टॉम अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहा है, तभी वो ऐसे अपार्टमेंट में रह रहा है। शाम को वो टॉम को लेकर के जाती है एक कैफे में, जहाँ पर डिकी के पिता से उसकी मुलाकात होती है। डिकी के पिता उस लेटर को पढ़ते हैं यहाँ पर टॉम के सामने और कहते हैं कि मैं हमेशा से ही डिसअपॉइंटेड था डिकी के साथ और उसने अपना
अंत भी ऐसा किया जिससे अब मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही शर्मसार रहूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। टॉम कुछ नहीं बोलता और थोड़े समय के बाद वो वापस चला आता है अपने अपार्टमेंट में। आज वो पीटर को भी चाबी दे देता है अपार्टमेंट की, ताकि उसकी जब मर्जी हो तब वो आता जाता रहे। जब वो नहा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि मार्ज भी अंदर आ चुकी है। अंदर उसे अंगूठियां मिल जाती हैं डिकी की। वो चिल्लाती हुई आती है टॉम के पास, उसे अंगूठियां दिखा करके कहती है ये अंगूठियां तुम्हारे पास कैसे आई? डिकी ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी भी इन अंगूठियों को नहीं उतारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मार्ज को शक होने लगा है टॉम पे। टॉम बाहर आता है, हम देखते हैं उसकी जेब में एक उस्तरा है जिससे वो मारने जा रहा है मार्ज को। मार्ज भी डरने लगती है, डरती हुई वो जाती है दरवाजे के पास। टॉम अभी मारता मार्ज को, उससे पहले पीटर आकर के दरवाजा खोल देता है। मार्ज चिल्लाती हुई चली जाती है। उस तरह से टॉम का हाथ कट गया है। पीटर उस पर मरहम लगाता है और कहता है मार्ज इतनी डरी हुई क्यों है? टॉम कहता है मुझे पता नहीं, वो मेरे ऊपर हमला करने वाली थी, तुम सही वक्त पे यहाँ पर आ गए। अगले दिन डिकी के पिता यहाँ पर प्राइवेट डिटेक्टिव को लेकर के आते हैं। ये सारे लोग बैठे होते हैं। तो प्राइवेट डिटेक्टिव कहता है टॉम को कि उससे अकेले में बात करनी है। ये दोनों बाहर चले आते हैं। डिटेक्टिव को भी पता नहीं कि टॉम ने ही मारा है फ्रेडी और डिकी को। वो टॉम को कहता है कि डिकी बचपन से ही परेशान रहता था, हम सबको पता था कि वो कुछ न कुछ तो गलत करने वाला है और वो नाम खराब करेगा ग्रीनलीफ परिवार का। अगर सबसे ज्यादा कोई टॉम के बारे में कुछ जानता है तो वो तुम हो, तुम उसके हर एक चीज से वाकिफ हो। अब ग्रीनलीफ परिवार को एक ही चीज का डर है कि डिकी का पास सामने ना आ जाए, वरना उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और उनका पूरा का पूरा बिजनेस भी। डिकी के पिता आकर के बात करते हैं टॉम से। जितना भी डिकी का पैसा उनके पास होता है वो सारा का सारा फंड दे देते हैं टॉम को, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। फिर वो कहते हैं कि अब तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है, डिकी के बारे में कहीं भी तुम एक शब्द भी नहीं कहोगे। अब सारे लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। जैसे ही मार्ज को ये बात पता लगती है वो पीटना शुरू कर देती है टॉम को और कहती है कि तुमने ही डिकी को मारा है। मगर सारे लोगों को लगता है कि मार्ज पागल होती जा रही है। लोग उसे लेकर के चले जाते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद हमें क्रूज को देखते हैं जहाँ पर टॉम और पीटर आए हुए हैं। यहीं पर टॉम की मुलाकात हो जाती है मेरेडिथ से। मेरेडिथ उसे डिकी कह के बुलाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करना शुरू कर देते हैं। मेरेडिथ को किस करने के बाद जब टॉम कमरे में वापस आता है तो पीटर कहता है कि मैंने देखा कि तुम उसे किस कर रहे थे। अब टॉम कंफ्यूज होने लगता है क्योंकि जल्दी उसकी आइडेंटिटी बाहर आ सकती है। इस बोट पर मेरेडिथ भी है जो उससे बार बार मिलने आएगी। मेरेडिथ को उसने अपना नाम डिकी बता करके रखा है और पीटर जानता है कि वो टॉम है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने फिर से आए और इन लोगों ने अगर टॉम को देख लिया तब उसका राज खुल जाएगा। टॉम के रास्ते में एक आखिरी जोड़ा कोई और नहीं बल्कि पीटर ही है। मगर टॉम पीटर से प्यार करने लगा है। वो उसके पास जाता है और रोने लगता है। कहता है कि पूरी जिंदगी मेरे साथ यही हुआ है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने असली नाम के साथ गरीब रहूं या तो फिर एक नकली नाम के साथ मैं पूरी जिंदगी ऐश करूं, और मैं पूरी जिंदगी ऐश ही करूंगा। इतना कहने के बाद वो पीटर को मार देता है और मारने के बाद वो कमरे में बैठ करके सोचते रहता है कि उसकी पूरी जिंदगी अब ऐसे ही बीतने वाली है। उसने 3 लोगों का खून किया है। ये सपने अब उसे पूरी जिंदगी परेशान करते रहेंगे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।